देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों के सामने केमिकल काइनेटिक्स में आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। समझ में आएगा, ऐसा कोई कंटेंट नहीं है कि जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो या बहुत कठिन हो। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जब हम केमिकल काइनेटिक्स में आज हम सीखेंगे, वो हेडिंग है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। देखिए हम लोगों ने ये तो पढ़ ही लिया था कि जितना ज्यादा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा रेट होगा। शायद मैं आप लोगों से पूछूं तो कई सारे बच्चे आंसर भी दे ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होता था उतने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होते थे रिएक्टेंट के बीच में, और जितने ज्यादा कोलिजन होते थे उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट बनने के चांस होते थे। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पिछली क्लास में बातें सीख रखी है। अब जब इतनी बातें आप लोगों ने पिछली क्लास में ये सीख रखा है कि भाई रिएक्शन का जो रेट है वो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, जब इतनी बात आपको पता ही है तो उसी में हम कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे और किस तरीके से डिपेंडेंसी है, उसी चीज को हम यहां पर एज अ टॉपिक लेके चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अगर माना मेरे सामने प्यारा बेटा कोई भी रिएक्शन लिखा है, जैसे मैं कोई एक एग्जांपल लिख दूं, मैंने कहा कि मैंने एक रिएक्शन लिखा जिसमें रिएक्टेंट ए और बी ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होकर क्या लिख रहे हैं? प्रोडक्ट लिख रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन है जो बोलने जा रहा हूं, ये आप लोगों ने पढ़ा है, इसको केमिकल इक्विलिब्रियम में थोड़ा बहुत आपने सीखा था। यहां पर जो रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं यहां पर रेट के एक्सप्रेशन को लिखूं, तो रेट के एक्सप्रेशन को लिखने का जो तरीका है वो कई तरीके से है। सबसे पहला जो तरीका हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे वो लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्कस करेंगे। पहले लॉ ऑफ मास एक्शन का प्रेजेंटेशन समझ लीजिए। अगर आप प्रेजेंटेशन समझ गए तो डिफिनेशन तो अपने आप बोल लोगे। लॉ ऑफ मास एक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में था प्यारा बेटा। कैसे हम इसको लिखते थे? यहां पर यह बोला जाता था आर, आर का मतलब रिएक्शन का रेट, रेट ऑफ द रिएक्शन। वो क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलर कंसंट्रेशन के। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी में कंसंट्रेशन को जब रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यहां कंफ्यूज मत हो ना उस साइड वाले प्रोडक्ट से। यहां प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। मतलब ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और साथ ही साथ में उनका जो कोफिशिएंट होता है उनकी पावर हम रेज कर देते हैं। ये है, ये बोलो बेटा। सर देख नहीं रहा है सर, लॉ ऑफ मास एक्शन के आगे जो लिखा है जहां पे लाइट जो बन है यस सर, अभी डार्क कलर यूज कर दीजिए। ओके, ठीक 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 ठीक, मैं शुरू करता हूं। मुझे लगता है वो थोड़ा सा कलर का कुछ प्रॉब्लम इशू हो गया है। कल से मैं इस पर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जिस पे पढ़ा रहा था उसी पढ़ाऊंगा, उसमें ज्यादा सही है, इसमें कलर के ऑप्शन ज्यादा है। थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान दो। हम लोगों ने, मैं प्यारा बेटा, जो मेरे सामने डिपेंडेंसी ऑफ रेट होता है कंसंट्रेशन पे, उसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल हमने क्या लिया कि जो रिएक्टेंट होते हैं ए और बी वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं मेरा प्यारा बच्चा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले रेट को कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में लिखने के लिए जो नियम दिया गया वो लॉ ऑफ मास एक्शन नाम दिया गया, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो साइंटिस्ट आप लोगों को दिख रहे होंगे यहां पर, जो वेज और क्या पढ़ेंगे इसको भाई? इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़ाइए, पढ़ के बोलिए तो नहीं। हाँ हाँ हाँ, जो तुम बोल रहे हो बेटा बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बेटा। हम देख चेक कर रहे थे कि तुम लोग बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो। शाबाश बेटा, ठीक है ठीक है, ध्यान दो। हमने ये बोला कि अगर हमने, जैसे कोई एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर से लेता हूं। हमने कहा कि माना हमने कोई एक रिएक्शन लिया हमने ए और बी। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट ए और बी है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का नियम कहता क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन का नियम यह कहता है कि एक्चुअली में जो रिएक्शन का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। मोलर कंसंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का। साथ ही साथ में उनके जो कोफिशिएंट है उनको तुम क्या कर दोगे? उनकी पावर रेज कर दोगे। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब आप लोगों को जो ये लिखा हुआ है इसी को पढ़ना है, यही इसकी डिफिनेशन बन जाती है। कैसे पढ़ोगे? देखो थोड़ा ध्यान दीजिए। आर को हम लोगों ने बोला था, आप ऐसे बोलोगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए पढ़ना सीखिए क्योंकि कभी कभी डिफिनेशन पूछ भी लिया जाता है। तो कैसे पढ़ोगे? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन, जो कोई भी रिएक्शन होता है उस रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पर साइन किसका दिख रहा है? प्रोपोर्शनल का। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टू द प्रोडक्ट ऑफ
वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? प्रोडक्ट के। किसके? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के जो मोलर कंसंट्रेशन होते हैं उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। विद रेज टू द पावर, विद रेज टू द पावर, विद रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अच्छा, कोई ऐसा इतना कोई कठिन वर्ड नहीं है जो आप लोगों को अलग से पढ़ाया जाए। ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्डिंग है, ये आप लोग क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो प्यारा बेटा। आप लोगों ने क्लास 11th में ये बात सीखी थी कि जो रिएक्शन का रेट होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता था। साथ ही साथ में एक वर्ड और ऐड कर दो, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बदलते हो तो कहीं ना कहीं ये चीजें बदलने लग जाएंगी, रेट फिर थोड़ा सा वेरी करने लगेगा। तो आप इसी के आगे एक वर्ड लिख सकते हो, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो ये जो सेंटेंस दिख रहा है, जो ये इतनी बड़ी लैंग्वेज दिख रही है, आपको एक्चुअली में वो नहीं याद करना है। आप केवल और केवल बस इस चीज को भी अगर दिमाग में बना के रखो, इतने चीज को जो यहां दिख रहा है, तो इतने से भी आप प्रॉपर डेफिनेशन बना ले जाओगे। अब मैं इसी को एक बार बोल के बताता हूं, क्या यहां निकल के आया? रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर। मतलब इस नियम को हम लोगों ने एक नाम दिया, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि क्लास 11 में आपने पहले ही पढ़ा है। तो ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। अगर मैं इसी लॉ ऑफ मास एक्शन को, जो कि ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, उस पर देखो तो ये कुछ ऐसा कहता है। ये कहता है कि अगर माना मेरे सामने कोई रिएक्शन मैंने लिख दिया 3A + 2B गिव प्रोडक्ट, ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं जिससे ज्यादा समझ में आएगा। ये कहता है कि जो रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A और B, रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। साथ ही साथ में जो कोफिशिएंट हैं उनको तुम पावर की फॉर्म में क्या कर दोगे? रेज कर दोगे। इस तरीके से रेट के एक्सप्रेशन को जो लिखा जा रहा है, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है जी। अब आप सब लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। चलिए जी, हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाया और एक कांस्टेंट ले आते हैं। जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे और एक कांस्टेंट आएगा तो क्या आ जाएगा? यहां पर कांस्टेंट के आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? a की पावर स्मॉल a इंटू बी की पावर स्मॉल बी। यहां पर जो कांस्टेंट के आया है प्यारा बेटा, इसे हम लोग एक नाम देते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट। कई बार मैंने देखा है कि एक नंबर में स्कूल में या कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है, बताइए जरा। अब आप एक बार ध्यान से सुनिए, ये टर्म जो है वो क्या कह रहा है? ये कांस्टेंट है। और मैं कई बार आप लोगों को सिखा चुका हूं कि कांस्टेंट की डेफिनेशन कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है। आपको किसी भी कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखना हो तो इस साइड आपको जो लेफ्ट साइड होता है उसको रीड करना होता है और जो राइट साइड होता है उसको यूनिटी करना होता है। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो रेट कांस्टेंट एक्चुअली में होता क्या है? वो रेट ऑफ रिएक्शन ही होता है। जो कांस्टेंट है वो एक्चुअली में लेफ्ट साइड वाला होता है। कब? जब इधर वाली चीजें 1 कर दी जाए। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? आप कहोगे रेट कांस्टेंट कैन बी डिफाइन एज, इट कैन बी डिफाइन एज, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट कैन बी डिफाइन एज द रेट ऑफ द रिएक्शन। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ ऐसे, इट कैन बी डिफाइन एज द रेट ऑफ रिएक्शन। कब? व्हेन मोलर कंसंट्रेशन, जब मेरा प्यारा बच्चा क्या किया जाए? जब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जब मोलर कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट्स हैं उनको क्या किया जाए? आर टेकन एज यूनिटी। उनको कैसे, कितना हम लेके चले? यूनिटी लेके चले, 1 मोल पर लीटर या जो भी आप मान के चलो। ये चीज ध्यान में, मतलब उनको जो मोलर कंसंट्रेशन को तुम यूनिटी लेके चलोगे तब जितना रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा उसी को कहेंगे रेट कांस्टेंट। ये एक चीज समझ लीजिएगा, दोनों चीजें अलग अलग हैं, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, तो इसको जब डिफाइन करना तुमने चाहा तो इधर वालों की चीजों को जब 1 करोगे तब जितना रिएक्शन का रेट होगा उसे रेट कांस्टेंट कहेंगे। ये एक सिंपल सी चीज है और आप इसको ये समझ में भी आ रहा होगा क्योंकि ऐसी कई सारी डिफिनेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यहां तक की बातें समझ लेने के बाद देखिए डिफिनेशन यहां पर लिखा है, अगर जिसको डिफिनेशन ना दिख रहा हो तो यहां पे डिफिनेशन देख सकते हो। ये जो डिफिनेशन है ये लॉ ऑफ मास एक्शन की डिफिनेशन है। रेट कांस्टेंट की डिफिनेशन आप खुद लिख सकते हो, खुद बना सकते हो। चलिए हम आगे वाले पॉइंट पे आते हैं। ये बात तो हम लोगों ने समझ लिया कि भाई रेट कांस्टेंट कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा,
या रेट कांस्टेंट की डिफिनेशन कैसे होगी। चलिए देखिए, आप लोगों ने सीखा कि जब रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाया था आपने, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाने पे कांस्टेंट एक आया था, उस कांस्टेंट को हम लोगों ने एक नाम दिया था, उसे हम जानते हैं किस नाम से प्यारा बेटा, रेट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। अच्छा जी, ओके, ठीक है। अब ये रेट कांस्टेंट की कई सारी प्रॉपर्टी है, कई सारी कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत रेयरली, कम चांस है कि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन चूंकि आपके बुक में थ्योरेटिकली ये दिया हुआ है सिलेबस में, इसलिए ये कंटेंट भी आपको पता होना चाहिए। इनकी प्रॉपर्टी से कई सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, उसको एलोबरेट करके एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूं। ध्यान दीजिएगा, जो मेरे सामने सबसे पहली प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक है वो कह रहा है कि जो रिएक्शन का रेट होता है वो डिपेंड करता है, रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है ऑन द रेट कांस्टेंट। सीधी सी चीज है भाई, तुम खुद ही देखो, यहां पे तो तुम साफ साफ देख रहे हो ना कि R इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट का जो भी एक्सप्रेशन है, तो तुम खुद देख रहे हो रिएक्शन का जो रेट है वो रेट कांस्टेंट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। अगर तुम रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा कर दोगे, माना किसी रिएक्शन में रेट कांस्टेंट 5 है तो ये इतनी वैल्यू आई, किसी में रेट कांस्टेंट 10 है तो ये वैल्यू इतनी हो जाएगी, किसी में रेट कांस्टेंट 20 है तो भाई रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। तो मतलब रेट कांस्टेंट जो है वो रिएक्शन के रेट पे डिपेंड करता है, या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। ये तो एक मल्टीप्लीकेशन टर्म है ना, तो मल्टीप्लीकेशन टर्म है, इसका मतलब जितना ज्यादा इधर वाली वैल्यू होगी उतना ही रेट निकलेगा। तो पहला पॉइंट तो साफ साफ यही कह रहा है, पहला पॉइंट सीधे सीधे ये कह रहा है किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट का वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। सीधा सा पहला पॉइंट, कोई बहुत ऐसा पॉइंट नहीं था जो समझने में कोई प्रॉब्लम आए। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर हमने टेम्परेचर फिक्स करके रखा है, पर्टिकुलर टेम्परेचर, ध्यान दीजिए यहां क्या लिखा है, पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर फिक्स करके रखा है तो उस कंडीशन में रेट कांस्टेंट हर रिएक्शन का फिक्स होगा। इस बात का क्या मतलब है, देखिए ऊपर कह रहा है कि अलग अलग रेट कांस्टेंट हो सकता है, यहां कह रहा है कि रेट कांस्टेंट जो है वो फिक्स होता है। लेकिन एक बात समझिएगा, यहां पे हमने वर्ड क्या यूज किया है, पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर नहीं बदलेगा, एक बात अपने दिमाग में सभी लोग बैठा लीजिए, टेम्परेचर ही वो एक ऐसा फैक्टर है जो रेट कांस्टेंट को बदल सकता है। बाकी रेट कांस्टेंट अनदर जो फैक्टर होते हैं, तुम प्रेशर अलग चेंज कर दो, तुम कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज कर दो, इन सब पे रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है। तुम कोई भी एक रिएक्शन ले लो, तुमने एक रिएक्शन ले लिया माना N2, जैसे हमने कोई एक रिएक्शन यहां पर लिखा, माना हैबर प्रोसेस लिख दिया, N2 + 3H2 गिव 2 अमोनिया। एक एग्जांपल हमने ऐसे लिख दिया कि कोई एक रिएक्शन है, मैंने कहा कि इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो हमने लिख दिया 50 है, इसका रेट कांस्टेंट 50 यूनिट है, किस टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर। हमने कहा किस टेम्परेचर पे, 298 केल्विन पे इसकी वैल्यू इतनी है। तो अगर इतनी है तो इतनी ही रहेगी, फर्क नहीं पड़ता है कि ये रिएक्शन जहां करा रहे थे वहां तुम प्रेशर बढ़ा दो, जहां रिएक्शन करा रहे थे वहां नाइट्रोजन ज्यादा डाल दिया, हाइड्रोजन ज्यादा डाल दिया, अमोनिया निकाल लिया, डजंट मैटर। तुम कोई भी इस तरीके के पैरामीटर बदलो, किस तरीके के, कंसंट्रेशन, प्रेशर और भी कोई पैरामीटर, ऐसा बदलने पर भी रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन का फिक्स रहता है। रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है वो चेंज नहीं होगा, बशर्ते टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। एक फिक्स टेम्परेचर है तो उस फिक्स टेम्परेचर पे किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, वो नहीं बदलेगा। तो देखिए सेकंड पॉइंट यही कह रहा है कि जितनी भी रिएक्शन होती हैं उनका अपना रेट कांस्टेंट होता है, हर रिएक्शन का अपना रेट कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर माना मैं रूम टेम्परेचर की बात कर लूं तो उस रूम टेम्परेचर पे हर रिएक्शन का एक फिक्स रेट कांस्टेंट होगा। ये सेकंड पॉइंट है, चलिए ध्यान समझ लिया। अब सेकंड पॉइंट के बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेम रिएक्शन जो है उस सेम रिएक्शन का रेट कांस्टेंट चेंज हो सकता है। बिल्कुल चेंज हो सकता है, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट चेंज हो सकता है, लेकिन एक बात हमने सिखाई थी, कब, जब केवल टेम्परेचर बदलेगा और कोई कंडीशन नहीं थी। हमने ये कहा कि सेम रिएक्शन है, हमने कहा N2 + 3H2 गिव 2 अमोनिया। मैंने अभी इसका कितना रेट कांस्टेंट बोला था, हमने कहा था इसका रेट कांस्टेंट कितना है, 50 यूनिट है। लेकिन ये कब बोला था, जब टेम्परेचर कितना था, 298 केल्विन। और जैसे ही तुम टेम्परेचर यहां पर बदलोगे, हमने कहा कि लेट सपोज आपने क्या किया कि टेम्परेचर यहां पर रख दिया 400 केल्विन, तो उस जगह पे रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो वेरी कर जाएगी, वो बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगा, ये बदल जाएगा। अब कैसे बदलेगा, कितना बदलेगा,
इस सब के लिए अभी आगे जब कंटेंट में आओगे तो लास्ट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स में, उसको बोलते हैं अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन ये बताता है कि टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट कितना वेरी करता है। भाई अगर कई सारे बच्चों के मन में आए कि सर आपने ये तो कह दिया कि टेम्परेचर बदलेंगे तो रेट कांस्टेंट बदलेगा, लेकिन जरा हमको ये बताइए कैसे बदलेगा, कितना बदलेगा, तो आप उसके लिए इंतजार करिए। लास्ट में एक टॉपिक है दैट इज नोन एज अर्हेनियस इक्वेशन, वहां पर आप सीखोगे कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या है। तब तक के लिए जितने भी पॉइंट आपने पढ़े हैं उन पॉइंट में से जो सबसे मेन पॉइंट निकल के आया है, जो याद रखने के लिए ज्यादा जरूरी है, वो पॉइंट ये कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट फिक्स रहेगा। रेट कांस्टेंट केवल तभी बदल सकता है जब तुम टेम्परेचर की वैल्यू बदलो। अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या होने लगेगा, वैरी करना चालू हो जाएगा। ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में याद करके रखिएगा। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ये तो वही है जो रिजल्ट निकल के आया था। अभी क्या रिजल्ट निकल के आया था कि जो रिएक्शन का जो रेट, रिएक्शन के दौरान जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो कंसंट्रेशन पे या प्रेशर पे, इन सब फैक्टर पे बदल मतलब डिपेंड नहीं करता है, इन सारे फैक्टरों पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके साथ साथ अगली जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है ये बदलती रहती है। हमने देखिए रेट कांस्टेंट की यूनिट यहां लिखी नहीं। जब मैं यहां रेट कांस्टेंट लिख रहा था ना तो मैंने खाली बस ऐसे लिखा था यूनिट, मैंने कोई फिक्स यूनिट नहीं लिखी थी। क्यों फिक्स यूनिट नहीं लिखी थी? क्योंकि जो रेट कांस्टेंट होता है वो रिएक्शन के ऑर्डर के हिसाब से चेंज होता रहता है। सर अब ये क्या नया टर्म आपने बता दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलिए अब इसके बाद हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। हमने ये बोला कि रेट कांस्टेंट जो है उसकी जो यूनिट होती है, देखिए बाकी जो कांस्टेंट आए थे उनकी भी यूनिट आपने निकाली थी, ऐसा नहीं था नहीं निकाला था। आपने जब उधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था तब भी आपने माना जो भी कांस्टेंट टर्म आए थे, चाहे आप रेसिस्टिविटी की बात कर लो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में, तो उसकी भी यूनिट आपने लिखा था। लेकिन यहां पे हमने यूनिट नहीं लिखा अभी। क्यों अभी नहीं लिखा? क्योंकि वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। क्या यूनिट? किसकी? रेट कांस्टेंट की। कुछ बेसिक पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है रेट कांस्टेंट के वो यहां पर लिखे गए हैं। मैं उनको दोबारा बोल देता हूं। पहला पॉइंट ये कहता है कि जितनी भी रिएक्शन होती हैं हर रिएक्शन का अपना एक रेट कांस्टेंट होता है जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स रहता है। जितनी भी रिएक्शन होता है उस रिएक्शन का जो रेट होता है वो रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। रेट कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर पे ही केवल डिपेंड करता है, बाकी के फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। रेट कांस्टेंट जो होता है उसकी यूनिट अलग अलग हो सकती है अगर रिएक्शन का ऑर्डर चेंज किया जाए। ये कुछ बेसिक पॉइंट रेट कांस्टेंट को लेके एक्सप्लेन किए गए। दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होना। रेट ऑफ रिएक्शन आर को कहते हैं, रेट कांस्टेंट के को कहते हैं। ठीक, चलिए इतनी बातें समझ में आनी चाहिए थी आपको। जब इतनी बातें आपको समझ में आ गया तब हम आगे इसके थोड़ा बढ़ते हैं। एक्चुअली यहां पर एक नया शब्द आता है जिसे हम लोग जानते हैं, मेरा प्यारा बच्चा, किस नाम से? रेट लॉ के नाम से जानते हैं। यहां पे ये हाँ बोलो बेटा। सर अभी आपने कहा कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट रहता है, मतलब कि हाँ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट, तो सर रेट ऑफ रिएक्शन में सर कांस्टेंट होगा तो कोई सर मतलब कि नहीं देखो आपका क्वेश्चन सही है, आपका क्वेश्चन सही है। देखो R इक्वल टू के और कंसंट्रेशन, ठीक, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट होता है ना। यस सर। लेकिन जरूरी नहीं है कि रेट भी कांस्टेंट हो, क्योंकि रेट देखो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, रेट और भी फैक्टरों पे डिपेंड करता है। मेरा चीज क्लियर हुआ? हमने पहली ही क्लास में बोला था कंसंट्रेशन बढ़ाने बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ये तो मैंने पहले ही बताया था कि रेट जो होता है रिएक्शन का वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो हम कैसे बोल दें कि सेम टेम्परेचर पे रेट भी सेम रहेगा? ये नहीं बोल सकते हो ना आप ये नहीं कह सकते हो कि टेम्परेचर अगर हम सेम रखें तो क्या सर रेट कांस्टेंट तो सेम है। जैसे बच्चे के मन में आया कैसे क्वेश्चन, आपको ये लगा कि रेट कांस्टेंट जो है ये तो सेम है एक फिक्स टेम्परेचर पे, तो रेट भी सेम होना चाहिए। लेकिन रेट तो और भी फैक्टरों पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया बदल लो, आप प्रेशर की वैल्यू बदल लो, कैटलिस्ट डाल दो, और भी नेचर पे डिपेंड कर रहा था। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि फिक्स टेम्परेचर पे रिएक्शन का रेट भी फिक्स होगा, ये नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो इसलिए वो पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे सामने एक नया शब्द आया है, इस नए शब्द को हम बोलते हैं रेट लॉ। तो पहले तो ये क्लियर करो कि रेट लॉ आखिर में है क्या चीज। आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था। अगर मैं किसी बच्चे से ये पूछूं कि लॉ ऑफ मास एक्शन एक्चुअली में क्या है, व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन, स्टेटमेंट नहीं मैं पूछना चाहता हूं, कोई बोलेगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन एक्चुअली में क्या है? रेट के
ना 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 ना, मैं डिफिनेशन नहीं कर रहा था, मैं सिंपल वे में बोलना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लॉ ऑफ मास एक्शन रिएक्शन के रेट को लिखने का एक तरीका है, वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, यही तो था। कंसंट्रेशन का रिएक्शन का रेट। हाँ नहीं, वो सारे पॉइंट सही हैं, मैं एक शॉर्टकट में खाली बोलना चाह रहा था कि एक्चुअली में रेट ऑफ लॉ मास एक्शन एक्चुअली में क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन एक एक्सप्रेशन का तरीका है कि तुम रेट को कंसंट्रेशन के साथ कैसे रिलेट करते थे, तभी तो लिखा था R इक्वल टू के कंसंट्रेशन, मतलब रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, इस चीज को एक्सप्रेस करने का एक तरीका था लॉ ऑफ मास एक्शन। जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस करने का तरीका है, वैसे ही एक दूसरा तरीका है जिसको बोलते हैं रेट लॉ। मतलब अब एक चीज तो ये क्लियर होना चाहिए कि रेट लॉ है क्या। रेट लॉ इज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को लिखने का तरीका है कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। तो कहोगे सर ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन भी होता था, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, हम लोग यही सीखेंगे। मतलब जो हेडिंग लिखी है ना रेट लॉ, उस रेट लॉ की हेडिंग से क्या समझ में आना चाहिए, उस रेट लॉ की हेडिंग से यह समझ में आना चाहिए कि सर ने यह बताया है कि यह भी रिएक्शन के रेट को लिखने का एक तरीका है। चलिए अब आगे देखिए, ये रिएक्शन के रेट को लिखने का एक तरीका है। ओके ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो फिर ये आया क्यों, जब हमारे पास ऑलरेडी एक तरीका था तो फिर इसको क्यों लिखा। इसको समझाने के लिए मैं एक बात बोलता हूं, शायद समझ में आ जाए। मैंने देखो एक रिएक्शन लिखा है, ये एक एग्जांपल लिखा है, ठीक है, एक एग्जांपल हमने लिखा है, इस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देखो। अगर मैं इसके रेट को लिखूं लॉ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, चलिए लिखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। हम लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसके रेट को लिखते हैं, थोड़ा समझिएगा कैसे लिखेंगे। आर लिखा भी है देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, आर इक्वल टू के, यहां पर आ जाएगा NO2, रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन आता था ना, देखो रिएक्टेंट जो भी होते थे उनका मोलर कंसंट्रेशन, तो केवल रिएक्टेंट लिखे जाते हैं, और जो उनके कोफिशिएंट होते हैं वो पावर में आ जाएगा। मतलब तुम रेट को ऐसे लिखोगे, कब, जब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखना हो। अच्छा जी, हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन ये एक्सप्रेशन कहता क्या है, इस एक्सप्रेशन पे थोड़ा ध्यान दो, ये एक्सप्रेशन कहता क्या है। ये एक्सप्रेशन ये कहता है कि अगर हम, ये कहता है कि अगर हम, इफ, अगर को इंग्लिश में कहते हैं इफ, शायद तुमको पता ना हो, मैं बता दूं, ठीक है। तो हाँ वैसे पता होगा, ठीक है। चलो सुनिए, हमने कहा कि अगर आपने NO2 के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, NO2 के कंसंट्रेशन को आपने क्या कर दिया मेरा प्यारा बच्चा, डबल कर दिया, ठीक है। जैसे इसके कंसंट्रेशन को डबल करोगे, देखो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू के, इसको तुमने डबल कर दिया। जैसे डबल किया तो देखो ये क्या होगा, ये इसके ऊपर स्क्वायर लिखा है ना, तो स्क्वायर है तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम हो जाएगा, पुराने के 4 टाइम हो जाएगा। या मैं और दूसरे तरीके से लिखूं, और दूसरे वे से एक्सप्रेस करूं, कोई दूसरे वे से एक्सप्रेस करूं, मैं NO2 से ना एक्सप्रेस करके सिंपल वे में एक्सप्रेस करूं, जिससे इतना ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। इसी रिएक्शन को मैं इसे मान लेता हूं, इस रिएक्टेंट को मान लेता हूं A, इसको मान लेता हूं B। अगर ऐसा मानते तो रिएक्शन का रेट कैसे लिखते, कुछ ऐसा, R इक्वल टू के, A की पावर कितना आ जाता है 2, और इंटू क्या आ जाता है B, ऐसा कुछ आ जाता। नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि जो रेट है, रेट, वो रेट एक पे, वो रेट जो है वो A की पावर कितने पे डिपेंड कर रहा है, 2 पे। सुनिएगा, जो रेट है वो A की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, A की पावर 2 पे डिपेंड करने का क्या मतलब, A की पावर 2 पे डिपेंड करने का यह मतलब कि अगर तुम कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट 4 गुना होगा, कंसंट्रेशन ट्रिपल करोगे तो रेट 9 गुना होगा, कंसंट्रेशन 4 गुना करोगे तो रेट 16 टाइम होगा। स्क्वायर का तो ही मतलब हो गया, ठीक है। मतलब ये A की पावर 2 पे डिपेंड है, और ये कह रहा है कि ये B की पावर कितने पे डिपेंड है, 1 पे डिपेंड है। लेकिन ये जो पावर था प्यारा बेटा, ये तो तुमने क्या किया, रिएक्शन के कोफिशिएंट उठा के रख दिए ना, तुमने रिएक्शन के कोफिशिएंट देखे, उसी को उठा के रख दिया, तुमने रिएक्शन के कोफिशिएंट देखे उसी को उठा के रख दिया। हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटली में ये कहानी अलग हो। भाई हमने इस रिएक्शन को देखा, इस रिएक्शन में मुझे इसका कोफिशिएंट 2 दिख रहा था, कोफिशिएंट 2 दिख रहा था तो पावर 2 दिख दिया, तो NO2 की पावर हमने कितना लिख दिया, 2 लिख दिया, या A की पावर 2 लिख दिया। लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो कहानी बदल सकती है ना, हो सकता है एक्सपेरिमेंटली ये NO2 की पावर 2 पे डिपेंड ही ना कर रहा हो, इसकी पावर 2 पे डिपेंड ही ना कर रहा हो, वो एक्चुअली में हो सकता है कि इसकी पावर 1 पे ही डिपेंड कर रहा हो, एक्चुअली में वो क्या हो सकता है कि इसकी पावर 1 पे ही डिपेंड कर रहा हो। एक्चुअली का मतलब प्रैक्टिकली की बात कर रहा हूं मैं। अब
ये कैसे पता चलेगा सर कि पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है केवल? वो तो एक्सपेरिमेंटली ही पता चल पाएगा। तुम एक काम करके देखते, क्या काम करके देखोगे? NO2 का कंसंट्रेशन डबल करके देखो। तुमने NO2 का कंसंट्रेशन डबल किया, डबल करने पर रेट अगर 4 गुना हो जाता तब तो पावर 2 पे डिपेंड कर रहा था, ओके सही है ये। लेकिन तुमने क्या देखा? तुमने देखा कि हम NO2 का कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, लेकिन रेट 4 गुना होने की जगह पर केवल 2 ही गुना हो रहा है। इसका मतलब वो पावर कितने पे डिपेंड करेगा? 2 पे कि 1 पे? 1 ही पे करेगा। मतलब तुम इसको डबल करोगे तो ये भी डबल हो रहा है, इसको ट्रिपल करोगे तो ये भी ट्रिपल हो रहा है, इसको 4 टाइम करोगे तो ये भी 4 टाइम हो रहा है। अगर पावर 2 पे डिपेंड करता तो स्क्वायर होने लग जाता। तो एक्सपेरिमेंटली कहानी बदल सकती है। तो एक्सपेरिमेंटली कितने पे डिपेंड कर रहा है, इस बात को अपने दिमाग में रखकर जब तुम रेट का रिएक्शन लिखते हो उसे हम बोलते हैं लॉ, रेट लॉ। मतलब रेट लॉ और लॉ मास सेक्शन में अंतर समझ में आ रहा होगा। बेसिक अंतर क्या है वो तो हम रिएक्शन को देख के लिख सकते हैं, वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट इट इज अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकली कितने कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, प्रैक्टिकली कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, वो कौन बोलता है? रेट लॉ बोलता है। यही चीज थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो ये लिखा भी है, मैं इस चीज को थोड़ा सा समझाता हूं, यहां ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। यहां पे कह क्या रहा है कि अगर ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के रेट को मैं लिखूं लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन हम अगर इसको एक्सपेरिमेंटली देखें, एक्सपेरिमेंटली देखें तो ये इसकी पावर कितने पे डिपेंड कर रहा है? 1 1 पे ही केवल डिपेंड कर रहा है। और एक्सपेरिमेंटली जब तुम रेट का एक्सप्रेशन लिखते हो उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? रेट लॉ कहते हैं। कई बच्चों के मन में आया होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया सर कि जो रिएक्शन में था वो पावर 2 पे था, तो एक्सपेरिमेंटली में कहानी बदल क्यों गई? एक्चुअली क्या मैटर हुआ कि बदल गई होगी, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बस केवल इतना याद रखो कि रिएक्शन को देख के, उनके कोफिशिएंट को देख के जब तुम रेट का रिएक्शन लिख देते हो उसे बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन जब तुम ये देखते हो कि एक्सपेरिमेंटली कितने पे डिपेंड कर रहा है, एक्चुअली कितने पे डिपेंड कर रहा है, कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, और तब जब तुम रेट का एक्सप्रेशन लिखते हो उसे बोलते हैं रेट लॉ। नीचे डेफिनेशन देखो, साफ साफ समझ में आ रही होगी। क्या कह रहा है? रेट लॉ एक एक्सप्रेशन है विच डिस्क्राइब द रिएक्शन रेट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन भी है, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। लॉ ऑफ मास एक्शन भी रेट को लिखने का, एक्सप्रेशन करने का तरीका है। लेकिन यहां जो अलग बनाता है उससे, वो क्या अलग बनाता है? वो कह रहा है ये तब जब रिएक्टेंट को, यहां से देखो अलग हो गया, जब रिएक्टेंट एज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, जब रिएक्टेंट के टर्म को हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कितने पे वो डिपेंड कर रहा है, उस चीज को ध्यान में रख के जब रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उस रेट के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? रेट लॉ। तो आप लोगों के दिमाग में एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ दोनों एक ही चीजें हैं। रियली सॉरी, दोनों रेट को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं, दोनों ही रेट के एक्सप्रेस करने को तरीके हैं। हाँ बोलो। दोनों में रेट अलग अलग है। बिल्कुल अलग अलग आएगा। जब इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 1 है, तो रेट अलग अलग नहीं आ जाएगा। फिर देखिए हम रेट अब मन में आएगा हम रेट कैलकुलेट किससे करेंगे? तो कैलकुलेशन अगर थ्योरेटिकली करना है तो हम इस कॉन्सेप्ट से करेंगे। तुमको बिल्कुल एक्यूरेट निकाल के लाना है रेट, तो एक्सपेरिमेंटली चेक करके तब लिखोगे। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। अब मन में आएगा सब न्यूमेरिकल आएगा तो हम कैसे करेंगे? तो न्यूमेरिकल में जब वो एक्सप्रेशन लिखते हैं रेट का, तो वो रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग लिखते हैं, और ना भी लिखें तब भी तुम रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग मान के चलो कि वो उन्होंने रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ही लिखा है, क्योंकि जो क्वेश्चन बना है, जो बना होगा हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। क्या फर्क पड़ता है? आप बस इतना समझो कि रेट को लिखने के बस 2 तरीके हैं। एक में रिएक्टेंट के टर्म बस केवल कोफिशिएंट को देख के लिख दिया गया, और एक में एक्चुअली में देखा गया कि कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, और तब जब लिखा गया रेट के एक्सप्रेशन को, उसको रेट लॉ कहते हैं। अब जो और डाउट है वो अभी धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब कई सारे बच्चों के मन में जिनके मन में ये क्वेश्चन आया कि आखिर आया इतना अंतर क्यों आ गया? किस चीज का अंतर? इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन को देखो। अंतर इस बात का कि रेट के एक्सप्रेशन का। देखते हैं, हम जब लॉ ऑफ मास एक्शन को लिखे, जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को ध्यान में रखकर रेट को लिखा, तो रेट बराबर क्या लिख के आएगा? K NO2 इंटू F2, और NO2 का कोफिशिएंट कितना था? 2, तो पावर 2 आ जाएगा। रेट ऐसा लिखा गया, ठीक। लेकिन जब रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा गया, जब रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट को लिखा गया, तो ये कितना आया? K, यहां पर आया ये NO2, और यहां पर ये आया F2। मतलब ये देखने को मिला कि रिएक्शन का जो रेट है वो केवल NO2 की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। क्या हर रिएक्शन में ये डिफरेंस मिलेगा? नहीं, जरूरी नहीं है।
हो सकता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन रेट लॉ बिल्कुल एक ही हो। जैसे माना हमने कहा कि मे भी हो सकता है कि हमने कोई एक रिएक्शन लिखा, जैसे हमने कोई एक रिएक्शन लिखा, हमने रिएक्शन लिखा 2A + 3B गिव प्रोडक्ट, हमने कहा हमने एक रिएक्शन लिखा 2A + 3B गिव प्रोडक्ट, ठीक है। इसका रेट हमने लिखा, रेट बराबर आया K A⁻2 B⁻3, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। हमने देखा एक्सपेरिमेंटली भी इसी पे डिपेंड कर रहा है, एक्सपेरिमेंटली भी उसी पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों सेम हो गए। रेट लॉ और जो लॉ ऑफ मास एक्शन था, लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ, ये दोनों जो हो गए सेम हो गए। बदल सकता है कभी कभी, एक्सपेरिमेंटली तो देखना पड़ेगा किसमें बदलेगा, लेकिन अब क्यों बदला था इस पे भी ध्यान दो। मतलब जरूरी नहीं कि देखिए मन में अगर ये क्वेश्चन है कि क्या हर एक रिएक्शन में बदलेगा, ना, हर एक रिएक्शन में नहीं बदलेगा। फिर मन में आएगा कि ठीक है तो बदला ही क्यों, बदला ही क्यों। तो ये देखो एक्चुअली बदला इसलिए कि अगर तुम इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, देख के नहीं पता चलेगा, ध्यान से देखने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। एक्चुअली ये रिएक्शन जो था ये 2 स्टेप में हो रहा है, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कभी कभी, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 ऐसे करके जब आप उसके एंथैल्पी को निकालते थे, ठीक। ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। अब सर कैसे जाने ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, आप रिएक्शन को ऐड करके देख लो। अगर रिएक्शन के ऐड करने पे वही मेन इक्वेशन बन जाए, वही मेन इक्वेशन बन जाए तो समझ जाओ 2 स्टेप में हो रहा है। आप चेक करो, आपने देखा कि ये डायरेक्ट इससे कंबाइन करके तुरंत नहीं बना दिया, पहले ये से कंबाइन करके ये बनाया, फिर ये जो है फिर कंबाइन करके ये बनाया। अब देखो इसमें तुम ध्यान दो तो NO2 या NO2 एक यहां है, एक NO2 यहां है, तो कितने NO2 हो गए, 2 NO2, ठीक है जी, ओके। यहां पर ये F जो है ये इससे कट गया और F ये इससे कट गया, फिर यहां पर क्या आया F2, और यहां पर देखो क्या आया 2 NO2F। क्या देख रहे हो, वही रिएक्शन है जो ऊपर रिएक्शन थी। अगर ये रिएक्शन वही है जो ऊपर थी, इसका मतलब ये रिएक्शन के ये 2 स्टेप हैं, और जब 2 स्टेप में से एक कोई स्लो हो और एक कोई फास्ट हो तो उसमें फिर रेट स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। ये ऑर्गेनिक का भी कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, हमेशा ये स्टेप काम देगा। ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट, कि रिएक्शन का जो रेट होता है वो अगर कोई रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा हो, उस कंडीशन में रिएक्शन का रेट जो होता है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करने लगता है। ये बातें मैंने कुछ ऐसे समझाई थी, कैसे समझाई थी, थोड़ा बोर्ड पे देखो एक लोग। हमने कई बार ऐसा समझाई कि माना 2 लोगों की टीम है, जैसे ये माना हो गया रामू, ये हो गया श्यामू। अब इन 2 लोगों की टीम है, इनको दौड़ना है। अब दौड़ते समय क्या है कि एक रेस है, दौड़ते समय इनके पैर बंधे हुए हैं आपस में, एक रस्सी से पैर बंधे हुए हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई जो रामू है वो तो एथलीट है, वो बहुत तेज दौड़ता है, पहले से ही तेज दौड़ता है, और ये बड़ा स्लोअर है, ये बहुत स्लो दौड़ता है, बहुत मोटा भी है, दौड़ ही नहीं पा रहा है। तो क्या ये तेज दौड़ता है, क्या ये फास्ट दौड़ता है, इस चीज पे इनकी स्पीड इस चीज पे डिपेंड करेगी ना। उनकी स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, इस मोटे आदमी पे डिपेंड करेगी। जो स्लो दौड़ता है उस पर डिपेंड करेगा कि ये जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे एज अ टीम। वो अब पैर बंधा है, ये थोड़ी मार जमीन में लिथड़ जाएगा, गिर जाएगा बेचारा, लिथड़ा रहेगा वो मोटे आदमी कहाँ खींच पाएगा। या तो तुम क्रेन व्रेन हो तो उसको खींच के तुम अपनी स्पीड डिसाइड कर लो। तो यहाँ पे रिएक्शन का रेट जो है वो एक्चुअली में डिपेंड किस पे कर रहा है, स्लो स्टेप पे। तो एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है अगर 2 स्टेप में या 3 स्टेप में, ज्यादा स्टेप में हो रहा हो, तो जो सबसे स्लो स्टेप होता है रिएक्शन का रेट उस पर ही डिपेंड करेगा। तो इस रिजल्ट के थ्रू हम ये मान के चल रहे हैं कि इस कंडीशन में जो रिएक्शन का रेट था, इस कंडीशन में जो रिएक्शन का रेट था वो केवल इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा, ओनली दिस स्टेप पे डिपेंड करेगा। अब जब केवल इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा तब रेट लिखो, क्या आएगा K। अब यहां पर देखो NO2 की पावर कितना है, केवल 1 ही तो है, और वहां पर F2 की पावर कितनी है, 1। इसलिए देखो वो वेरिएशन आ गया था। क्यों वो वेरिएशन आया, क्यों भाई एक्सपेरिमेंटली कहानी बदल गई, वो इसलिए वेरिएशन आया क्योंकि जब भी तुमको वेरिएशन दिखे, जब भी तुमको बदलाव दिखे कि रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, इन दोनों का रेट का एक्सप्रेशन इक्वल नहीं आ रहा है, तो यही रीजन होगा उसके पीछे कि रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में हो रहा होगा और रिएक्शन का रेट केवल स्लो स्टेप पे डिपेंड कर रहा होगा। उम्मीद करता हूं दोनों पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे कि भाई लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ क्या बातें होती है। क्लियर है, यहां तक में किसी को डाउट है वो पूछ सकता है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। यही पॉइंट नीचे लिखा भी है कि अगर रिएक्शन कई स्टेप में होता है तो रिएक्शन का रेट स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब पहले तो
जो हमने ये सीखा है ना रेट कांस्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनता है, एक न्यूमेरिकल करके बता देता हूं, उससे आइडिया लग जाएगा न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। और फिर जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके कंप्लीशन के बाद हम 3 या 4 दिन लगातार केवल न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। कारण ये है कि ये 4 चैप्टर न्यूमेरिकल पर बेस हैं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी एक बहुत जरूरी हिस्सा है। 4 चैप्टर हैं तो हम एक एक दिन हर चैप्टर को देंगे न्यूमेरिकल के लिए सबको, कि हाँ उस दिन केवल न्यूमेरिकल की ही प्रैक्टिस की जाए, जिससे न्यूमेरिकल का कॉन्फिडेंस अलग तरीके से आ जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें प्यारा बेटा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक रिएक्शन है A प्लस बी है, ये क्या बना रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है, बढ़िया अच्छी चीज है, तो हम क्या करें, ठीक है, रिएक्शन का रेट लिख दिया किसी ने, क्या लिखा, रिएक्शन का जो रेट है वो क्या है, A इंटू बी की पावर 2। ठीक है, आपको अगर सर यहाँ तो 2 है नहीं तो वहां 2 कैसे चला गया, हम सबसे मतलब नहीं, उन्होंने लिख दिया तो इसका मतलब हम सही मान लिए। ठीक है, मे भी हो सकता है एक्सपेरिमेंटली हो, कुछ भी हो, हम मान के चलेंगे हाँ ठीक है ओके, तो आप वही मान के चलोगे, हो सकता है मिसप्रिंट ही हो गया हो, कोई बात नहीं। तो ये उन्होंने दे ही रखा था, चलिए अच्छा जी, ये तो दिया हुआ है, गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर वैल्यूम वेसल का हम 1/3 कर दें, वेसल का वैल्यूम हम कितना कर दें, 1/3 कर दें, तो रिएक्शन के रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, वैल्यूम 1/3 करने से कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ता है। कभी आप ऐसे ध्यान दो कि कंसंट्रेशन का कभी फॉर्मूला लिखो तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यूम आता है, तो जब भी तुम वैल्यूम कम करोगे तो कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर वैल्यूम 1/3 किया है तो कंसंट्रेशन मतलब तुमने ट्रिपल किया है। इसका मतलब कंटेनर का हुआ था, यह भी नहीं किसी एक पर्टिकुलर की बात कर रहा है वैल्यूम की, वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यूम की बात नहीं कर रहा, पूरे वेसल की बात कर रहा है। तो मतलब इसका भी वैल्यूम 1/3 हो गया, मतलब कंसंट्रेशन हर एक का बढ़ जाएगा, तो इसका भी कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ जाएगा, इसका भी 3 गुना बढ़ जाएगा। अब कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा दो, इसका कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ गया तो 3a, इसका कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ गया तो 3b की पावर 2, पूरा सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा 3 और यहाँ 9 आ जाएगा के, हाँ वेरी गुड, ये आ जाएगा 27 टाइम। तो रेट जो होगा वो पुराने, नया रेट जो होगा वो पुराने रेट का 27 टाइम्स हो जाएगा, ये पुराना रेट था। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा बदल के देता हूं और एक क्वेश्चन लिख देता हूं जिस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में और पूछ लेता है क्वेश्चन। देखिए देखिए क्वेश्चन मैं ऐसे लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने कहा इफ अ रिएक्शन rate is expressed like, rate is expressed by rate law, अगर हम किसी भी रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं कुछ ऐसे, के ए की पावर हमने 2 कर दिया, बी की पावर हमने 3 कर दिया, ठीक है ऐसे कर दिया। अब मैं क्वेश्चन कहूं व्हाट विल बी, बाकी लोग आंसर निकाल के जल्दी बताएंगे, बाकी मैं बताते रहे, व्हाट विल बी द न्यू रेट if the concentration of A is double and concentration of B is half, उसको आधा कर दिया और B के कंसंट्रेशन को आधा कर दिया और A के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। अब इस क्वेश्चन को चलो करते हैं, ठीक है। बाकी बच्चे आंसर निकालिए, बाकी जिनको नहीं समझ आ रहा वो बोर्ड पे देखिए। हम देखिए एक्सप्रेस आंसर तो आ ही जाएगा, कितना आया, किसी का आंसर आया 1/2 आया, चलिए ठीक है, नया रेट पुराने का आधा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखिए कि लिखोगे कैसे कॉपी में, सभी लोग ये बात जरूर ध्यान दें। आप नॉर्मल रेट का एक्सप्रेशन लिखोगे R = K, यहां पर आ जाएगा A की पावर 2 B की पावर 3, पहले ऐसे लिखोगे नॉर्मल, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे। अब जो कंडीशन दिया उसके अकॉर्डिंग लिखो, A का कंसंट्रेशन डबल हो गया तो 2A की पावर 2, B का कंसंट्रेशन हाफ हो गया तो B/2 की पावर 3, उसी को पूरा सॉल्व कर लो तो K इंटू क्या जाएगा 4, A की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 3 है तो 8 आ जाएगा, B की पावर 3 नीचे कितना आ जाएगा 8, सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। इसी को दोबारा एक्सप्रेस लिखो, ये नया रेट है, नया रेट जब बदल चुके हो कंसंट्रेशन, तो नया रेट बराबर कितना आया 1/2 इधर बचा इंटू के A की पावर 2 इंटू B की पावर 3, इसको तुम क्या मानोगे R पुराना रेट एज पर इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे लिख दोगे एज इक्वेशन फर्स्ट। अब आपने देखा कि भैया जो नया रेट है वो पुराने रेट का कितना निकला, हाफ निकला। इस तरीके से एक्सप्रेस करके निकालोगे, कॉपी में ऐसे ही लिखोगे, ये नहीं कि स्टाइल मार दी और लिख के चले आ रहे हो।
आपके पास दिमाग है, कंपटीशन में दिमाग लगाइएगा। अगर आप बोर्ड में लिखने के लिए सोच रहे हो तो बोर्ड में प्रॉपर प्रेजेंटेशन करिएगा, नहीं तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, सीधे बता सकते हो तुम लोग। तो आप लिखने का और प्रेजेंट करने का तरीका भी अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, समझ लीजिए। चलिए, तो ये मान के चलता हूं कि रेट कांस्टेंट को लिखने का, एक्सप्रेस करने का छोटा मोटा तरीका और उसके न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अब एक नई चीज आई है, वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कहता है कि अगर हम रिएक्शन के रेट को लिखें, क्या लिखें? रिएक्शन के रेट को। फिर मन में आता है दो तरीके हैं हमारे पास रिएक्शन के रेट को लिखने के, लेकिन कैसे लिखें? रेट लॉ के अकॉर्डिंग। ये कंपलसरी है। नियम ये कहता है कि अगर हम रिएक्शन के रेट को लिखते हैं एज पर रेट लॉ, एज पर रेट लॉ, ठीक है। अब इनमें भी दो बातें समझो, दो बातें समझो। क्या? कि माना एक रिएक्शन में लिख दूं, थोड़ा ध्यान दो, मैं इसको समझाता हूं और अच्छे से। मैंने एक रिएक्शन लिखा, हमने रिएक्शन लिखा, हमने कहा कि माना हमने यहां पर लिख दिया एक्स ए वाई बी और ये बना रहा है प्रोडक्ट, ये बना रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग जब तुमने लिखा रेट, जब तुमने कैसे लिखा? लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग लिखा, तो उस कंडीशन में रेट बराबर क्या आएगा? के ए की पावर आ जाएगा एक्स और बी की पावर कितना आ जाएगा प्यारा बच्चा? वाई। यही आ जाएगा, जो कोएफिशिएंट होता है बस उसी को उठा के लिख देते हो पावर की फॉर्म में। यही रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। अब रेट लॉ में भी चेंज हो सकता है, इसीलिए मे भी चेंज हो सकता है, इसीलिए हम एक्स वाई नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है। मे भी चेंज हो सकता है, इसीलिए हम रेट क्या लिख रहे हैं? के। यहां लिख रहे हैं ए की पावर स्मॉल पी और बी की पावर स्मॉल क्यू। हमने कहा कि मे भी हो सकता है, सेम भी हो सकते थे, अलग भी हो सकते हैं। ये हमने कहा रेट लॉ है, दो तरीके थे लिखने के, ये मे भी अलग हो सकता था। अब इसमें एक बात समझो, वो बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे जो कोफिशिएंट होते हैं, इन कोफिशिएंट को आप कहते हो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इनको क्या कहते हो? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। लॉ ऑफ मास सेक्शन में जब तुम रेट का एक्सप्रेशन लिखते हो तो उसको कहते हो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, लेकिन जब रेट लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन लिखते हो तब जो कोफिशिएंट या पावर आते हैं उनको क्या कहते हो? इनको कहते हो एक्चुअल कोफिशिएंट। उनको क्या नाम देते हैं? एक्चुअल कोफिशिएंट। ये दोनों में अंतर समझ लो, ये नया शब्द आया है, उसका एक्चुअल कोफिशिएंट बोलोगे कब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलो। नॉर्मल अगर लिखा है तो नॉर्मल इनको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते थे, तो उनको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ही बोलोगे, लेकिन यहां पे जब रेट लॉ में जो पावर आती है उनको एक्चुअल कोफिशिएंट कहते हो। तो नियम यह कहता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? वो होता है सम ऑफ एक्चुअल कोफिशिएंट, सम ऑफ एक्चुअल कोफिशिएंट। कई किताबों में आगे भी लाइन लिखी होती है एक्चुअल कोफिशिएंट ऑफ द रेट लॉ एक्सप्रेशन। वो बोलने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे लिखा होता है भले किताबों में, लेकिन बोलने की जरूरत ही क्या? क्योंकि जब हमको पता है कि हम जब रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखेंगे तभी एक्चुअल कोफिशिएंट बोलेंगे, नहीं तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते। तो इसलिए आप केवल इतना बोलोगे, केवल इतना लिख दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा कि सम ऑफ एक्चुअल कोफिशिएंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर तुम्हारे सामने कोई रिएक्शन ऐसा है, कोई रेट लॉ का एक्सप्रेशन ऐसा है के ए की पावर 3 बी की पावर 1, तो अगर को मैं कहूं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, मैं कहूं, मैं आपसे ये बोलूं कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, तो ये ओ आर हो जाएगा इसका 3 + 1 4। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कोई पूछे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कहोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड द सम ऑफ द एक्चुअल कोफिशिएंट व्हेन द एक्सप्रेशन ऑफ द रेट इज रिटन एज पर रेट लॉ। जब रिएक्शन के रेट को कैसे लिखा जाए, रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा जाए, तब जो एक्चुअल कोफिशिएंट का सम होता है उसी एक्चुअल कोफिशिएंट के सम को हम क्या नाम दे देते हैं? उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सीधी सी सिंपल सी बात। चलो ठीक है, बढ़िया है, कोई अच्छी चीज, इतनी कठिन चीज नहीं थी कि जो समझने में इतना कोई आपको कष्ट दे। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे ही हम रिएक्शन को कई नामों से पुकारते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन एंड सो ऑन, ऐसे कई नामों से पुकारते हैं। चलिए देखते हैं, यहां पे देखो जरा यह है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है? इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए जी लिखते हैं। अब देखो मेरी बात समझो, बड़ी बड़ी बातें बोली जाएंगी, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेने का। आपसे बोले क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक लाइन में जिसका सम ऑफ एक्चुअल कोफिशिएंट 1 हो। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? जिनमें एक्चुअल सम ऑफ एक्चुअल कोफिशिएंट 2 हो।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जिनमें सम ऑफ एक्चुअल कोएफिशिएंट कितना हो, जीरो। यही तो बात ही हुई, क्योंकि जब डिफिनेशन ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यही है तो बस यही वर्ड अपना लगा दोगे खाली। और कोई देखिए बोलने के लिए बोलेगा कि डिपेंडिंग ऑन दिस एंड दिस ऐसे करके बोला जाता है, लेकिन मतलब वही है कि जिसमें सम ऑफ एक्चुअल कोएफिशिएंट कितना हो, 1 हो, उसको फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। मतलब जिसमें रिएक्शन का जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टिंग स्पीसीज पर डिपेंड करे। ये टेक्निकली गलत है यार। क्यों टेक्निकली गलत है? क्योंकि वन रिएक्टिंग स्पीसीज पर डिपेंड करे, इसका क्या मतलब है? ये ए की पावर 2 है तो रिएक्टिंग स्पीसीज तो एक ही है, बी थोड़ी आ गया। तो टेक्निकली वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिफिनेशन जो लिखी है वो गलत है। आप इसकी जगह पे नहीं, नंबर देखिए इसी पे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप टेक्निकली सही वर्ड यूज करिए। वो क्या कहोगे कि कोई पूछे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, आप कहोगे दोज रिएक्शन इन विच सम ऑफ एक्चुअल कोएफिशिएंट, जिसमें सम ऑफ एक्चुअल कोएफिशिएंट जो होता है वो कितना हो, इज 1, जो वो 1 हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे इस रिएक्शन को देखो, बोल वो भी सही रहते जब रिएक्टेंट एक ही हो केवल। क्यों? जब रिएक्टेंट एक ही होगा तो क्या आएगा, के, और यहां पर आ जाएगा NH4 की पावर, ये जो भी लिखा है कि पावर 1, अमोनियम नाइट्राइट पावर 1, और पावर 1 आया तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब इसी बेसिस पे सब चलेगा, बाकी सब दो तीन में तो ज्यादा कोई टेंशन ही नहीं लेना है। जैसा सेकंड ऑर्डर आया तो सेकंड ऑर्डर में क्या टेंशन लेना, जब सम ऑफ एक्चुअल कोएफिशिएंट 2 हो। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं, हाँ ये चीज सीख लो कि भाई इसको लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या, माना रिएक्शन ऐसे हो, R इक्वल टू के ए की पावर 2, सम ऑफ एक्चुअल कोएफिशिएंट इसमें भी 2 है, ऐसे लिखा हो R इक्वल टू के ए और B, इसमें भी देखो सम ऑफ एक्चुअल कोएफिशिएंट कितना है, 1 and 1 2, मतलब इसमें भी देखो ऑर्डर 2 है, इसमें भी ऑर्डर 2 है। तो दो तरीके से लिख सकते हो, ये अलग बात है। तो सम ऑफ एक्चुअल कोएफिशिएंट अगर 2 है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट पे अगर आप आ जाओ, दैट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में भी लिखने के तरीके दो तीन लिख सकते हो तुम। जैसे माना R इक्वल टू तुम लिखो के ए की पावर 3, तो इसमें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सीधे दिख रहा है 3 है। यहां पर तुम लिखो R इक्वल टू के ए की पावर माना लिख दो 2, बी की पावर लिख दो 1 या पलट दो, तो इसमें भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 2 + 1 कितना है, 3 है। या ऐसे लिख दो R इक्वल टू के ए इंटू बी इंटू सी, इसमें भी सम करो तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना निकल के आ रहा है, 1 + 1 + 1 कितना निकल के आ रहा है, 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आ रहा होगा, इट कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ एक्चुअल कोएफिशिएंट। ये सम ऑफ एक्चुअल कोएफिशिएंट होता है, बिल्कुल सीधी सी सिंपल सी बात है। जीरो ऑर्डर पे थोड़ा बात करते हैं। जीरो ऑर्डर की डिफिनेशन एग्जाम में आता है। जीरो ऑर्डर में डिफिनेशन नहीं पूछता है, वो मेनली एग्जांपल पूछता है। कई बार मैंने देखा पूछा गया है क्वेश्चन कि राइट एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल लिखो। डिफिनेशन तो बताने की जरूरत नहीं है। डिफिनेशन अब तो कोई कह दे 500वां ऑर्डर की रिएक्शन बताओ कौन सी होती, तो जिसका सम ऑफ एक्चुअल कोएफिशिएंट 500 हो, क्या फर्क पड़ता है। तो सम ऑफ एक्चुअल कोएफिशिएंट जब टर्म सीखी गए हो तो उतना ही बोलते चले जाना। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहां भी समझ में आ जाएगा। कोई पूछे व्हाट इज द मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या मतलब होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो कहोगे क्या कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज दोज रिएक्शन, इट कैन बी डिफाइंड एज दोज रिएक्शन इन विच, ये ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनमें इन विच सम ऑफ एक्चुअल कोएफिशिएंट इज जीरो, सम ऑफ एक्चुअल कोएफिशिएंट जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब तो ये हुआ ना R इक्वल टू के ए की पावर 0। ए की पावर 0 होने का क्या मतलब है, समाप्त, गायब, खत्म, खत्म हो गया भैया। अब खत्म हो गया तो यहाँ कंसंट्रेशन थोड़ी बचा। अब जब कंसंट्रेशन नहीं है तो कंसंट्रेशन पे तो इंडिपेंडेंट हो गया ना, तो कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट हो गया। तो सीधे सीधे ये बोलो कि ऐसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिनमें जो रिएक्शन का रेट होता है वो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो ऑन कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, उसे बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको पलट करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पलट करके क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे कहेगा कि बताओ वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है, बताओ वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्शन का जो रेट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट हो, वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है। तो आंसर क्या आपका आएगा, जीरो। इतनी बात सब लोगों को क्लियर हो रही होगी, कोई कठिन चीज नहीं, सिंपल सी चीज है, बिल्कुल मैंने कठिन चीज नहीं पढ़ाई है। एक चीज और, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे तो इंडिपेंडेंट है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे तो इंडिपेंडेंट है, प्लस एक नई चीज निकल के आई कि ऐसी कंडीशन में जो रिएक्शन का रेट होता है वो रेट कांस्टेंट के
इक्वल होता है। क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं भैया किसी पे भी, आजकल दुनिया खराब हो रही है। कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे आपसे क्वेश्चन ये दे कि फॉर अ रिएक्शन, वो ऐसे माना बड़ी बड़ी बातें लिख के दे कि ये कोई रिएक्शन है N2+3H2 गिव टू अमोनिया, कोई भी रिएक्शन माना लिख के दे दे। इफ वैल्यू ऑफ क्या है, इफ वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, जो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट है वो कितना है, एज 3 into 10 to the power -5 यूनिट, what will be द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन ऐसे दे दे, 4 पार्ट दे दे, कहे कि भैया 6 into 10 to the power -10 यूनिट, दूसरा दे दे 3 into 10 to the power -4 यूनिट, तीसरा ऑप्शन दे दे 0, चौथा ऑप्शन दे दे 3 into 10 to the power -5 यूनिट। कौन सा आंसर आ जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा बेटा, पगला को लगाएगा? यहाँ कितना लिखा है? हाँ थोड़ा मैं गलत बोल दिया और एक वर्ड भी बोलेगा ना, वही कहें। हमारे टैलेंटेड बच्चे आंसर दे कह नहीं पा रहे हैं। एंड रिएक्शन इज 0 ऑर्डर, और रिएक्शन जो है वो कौन सी है, 0 ऑर्डर की है। अब बताओ आप कितना आंसर आ जाएगा? हाँ अब सीधे आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सीधे 4 पे टिक कर दोगे, क्योंकि आपने एक कॉन्सेप्ट भी सीखा था यहाँ पे कि जो आर होता है वो के इक्वल होता है। आर जो होता है वो के इक्वल होता है, कौन से केस में, 0 ऑर्डर रिएक्शन के केस में। ठीक है, बस 2 मिनट आपका और लूंगा, देन यू आर फ्री, फिर अटेंडेंस ले लेता हूं आप लोगों। ठीक, एक बात समझो, क्यों आखिर ऐसा क्या हो जाता था कि वो इंडिपेंडेंट होने लगता था? आखिर ऐसा क्या हो जाता था कि जिससे वो इंडिपेंडेंसी आने लगती थी? देखो जैसे 2 एग्जाम्पल हमने 2 क्यों लिखे यहाँ पे, 2 इसलिए लिखे कि जो तुम्हारी मर्जी है वो याद कर लो, क्योंकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वो आता है एग्जाम में, इसलिए एग्जाम्पल लिखा है। तो कोई भी एक एग्जाम्पल याद कर लो। अब देखो क्यों, एक्चुअली जैसे ये रिएक्शन अधिकतर तुम देखोगे कि ये रिएक्शन अधिकतर वो होती हैं जिनमें कैटलिस्ट यूज होता है, अधिकतर रिएक्शनों में। इसमें भले कैटलिस्ट ना लिखा हो, कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि ऐसी रिएक्शनों में जैसे ये कैटलिस्ट आ गया, ठीक, अब रिएक्शन का जो रेट है नियम के अकॉर्डिंग तो साफ साफ दिख रहा है, कि भैया ये पावर 2 पे डिपेंड कर रहा था, तो फिर ये 0 कहां से हो गया भैया, ये कहां से हो गया 0? ये तो गलत है, नाइंसाफी है। या तो हम बेवकूफ भी नहीं बना सकते कि नहीं स्लो स्टेप फास्ट स्टेप ऐसा करके कुछ क्या बना लेंगे। तो जब ऐसी कंडीशन नहीं है तो क्यों 0 हो गया? एक्चुअली ये कैटलिस्ट वाले क्वेश्चन में आने लगता ज्यादा, क्योंकि कैटलिस्ट कंडीशन में कैटलिस्ट डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। समझो कैसे, हमने कहा कि भाई ये कैटलिस्ट है, ठीक है। अब रिएक्टेंट पहले आते हैं, यहां आते हैं, इस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं, एडजॉर्ब होकर ये आपस में टकराते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। अब रिएक्टेंट कितना तुमने भर दिया है, अथाह भर दिया है, करोड़ों भर दिया है, क्या फर्क पड़ता है? अभी एक मूवी देखा होगा, हमको याद आ रही है एक मूवी जिसमें बहुत अच्छी सी फाइटिंग हो रही थी, साउथ वाली एक मूवी थी। इधर बेचारा वो हीरो अपनी हीरोइन के साथ था और इधर बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, कौन सी पता नहीं मूवी थी, और ऐसे यहाँ पर लड़ाई हो रही होती है जिसमें एक ही लोग मार डालता है सबको, है ना? कोई किसी याद है मूवी का नाम? अरे तुम लोग मूवी तो देखते होगे, कौन सी मूवी थी बेटा? अरे सब में नहीं होता है, वो कह रहा था कि हाँ भेजो 100 को भेजो, एक साथ भेजना, 100 को एक एक करके मत भेजना। ठीक है, अच्छा सारी हमें सबको मार डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी सेना थी, यहाँ पे। अब बहुत बड़ी सेना है, मार डालेंगे तुमको तो आज जिंदे नहीं छोड़ेंगे, तुम कौन सी खेत की मूली हो। लेकिन जब यहाँ पर आ ही 2 लोग सकते हैं तो कितने लोग मैक्सिमम लड़ाई कर सकते हैं? 2 ही तो लड़ाई कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो वैसे ही कैटलिस्ट जो है, उस कैटलिस्ट में एडजॉर्ब कितना होगा, जब तक वो एडजॉर्ब जो हुआ है वो हटेगा नहीं यहां से, तब तक बाकी का रिएक्टेंट कहां एडजॉर्ब होगा? बाकी का रिएक्टेंट एडजॉर्ब नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो कितना रिएक्टेंट तुमने भर के रख दिया है, इस पर डिपेंडेंसी तो खत्म हो गई ना एक तरीके से, अगर कैटलिस्ट यूज करो एक तरीके से। और कहीं ना कहीं वो रिएक्शन कैटलिस्ट पे ज्यादा डिपेंड कर रही हो। ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जरूरत नहीं होती, पूछता नहीं यहां से एग्जाम में। ये बिल्कुल वैसे है कि यहाँ पर सेना कितनी है इससे फर्क नहीं पड़ता, जब 2 ही लोग यहाँ आ सकते हैं, इधर भी बहुत बड़ी सेना होती, इधर भी 2 ही लोग आ सकते हैं, तो लिमिटेड लोग ही तो उनकी सेना पे डिपेंडेंसी खत्म है ना। लड़ाई जो है उनकी सेना की नंबर पे तो खत्म हो गया ना। सेना से क्या मतलब, कितनी बड़ी बड़ी सेना है। ऐसा ही काम कुछ यहाँ पर है कि अगर जब कैटलिस्ट यूज होता है तो कैटलिस्ट की कंडीशन में रिएक्टेंट आके एडजॉर्ब होते हैं, और जब तक जितने एडजॉर्ब हुए हैं
वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना के हटेंगे नहीं, तब तक बाकी के आ ही नहीं पाएंगे। तो एक तरीके से रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंसी हो गई, और जब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंसी हो गई, मतलब पावर यहाँ कितनी होनी चाहिए, 0, इसीलिए 0 ऑर्डर का केस था। आपसे एग्जांपल या एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा, आपसे जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा कि 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है एंड गिव वन एग्जांपल, तो 2 एग्जांपल में से कोई भी एक याद कर लो। दिल की सांत्वना के लिए, खुशी दिल में अच्छी रहे, इसके लिए मैंने रीजन आपके सामने एक्सप्लेन किया है। आज की क्लास यहीं तक रखता हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले बच्चे रुकेंगे और अटेंडेंस में ले लेता हूं, कुछ जाएगा नहीं, ठीक है।